अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, FAR1 का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ी सी बात हमने की थी ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स की और बिज़नेस की टाइप्स की। कल बात नहीं कर सका था, वो मैं आज शायद कर दूंगा बात, ठीक है। हाँ, हेड्स ऑफ अकाउंट्स में हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ 2 हेड्स डिस्कस कर लिए थे। आवाज़ सही आ रही है सबको? ज़्यादा तो नहीं आवाज़? कम है? बड़े स्पीकर लगा दूं यहाँ पे? यस सर। अच्छा जी, तो हमने 2 हेड्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। वैसे कुर्सी मैंने खाली कर ही लिया है, थोड़ा सा देख लिया करो एक दफ़ा काइंडली। आप मुड़ के देख रहे हो? हाँ भाई इधर, एक्सक्यूज़ मी, क्या देख रहे हो? पीछे पीछे मुँह करके बैठ जाओ। जी बात में यार, मना किया कि पीछे मुड़ के नहीं देखना किसी ने, ठीक है। अच्छा, तो हमने 2 हेड्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे। उससे पहले ज़रा मुझे कुछ बताएगा कि हमने कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की थी? 2 तरह की। कौन कौन सी? ये फ्रेम कहाँ तक आ रहा है? मैं इधर खड़ा बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक, ओके। तो 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी। कौन कौन सी? प्रॉफिट सीकिंग और नॉन प्रॉफिट, ठीक है जी। दोनों में ही ट्रांजैक्शंस तो होती ही हैं और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का नाम हमने कहा था अकाउंटिंग होता है। तो मैंने आपको कहा था कि इन ट्रांजैक्शंस के अंदर हर ट्रांजैक्शन ने किसी न किसी हेड ऑफ अकाउंटिंग को हिट करना होता है, उसको इन्वॉल्व करना होता है। तो पहले उनका पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें हमने 2 अकाउंटिंग हेड्स की डिस्कशन कर ली थी कंप्लीट। कौन कौन से? एसेट्स एंड तो लायबिलिटीज़ क्या होती हैं जी? रुमाल वाले भाई। ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर, एक ऐसा बोझ जिसको फ्यूचर में पे करके उतारा जाए, इसको क्या कहेंगे? लायबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसी ही बात हो। मैंने आपको कहा था कि ठीक है, टू स्टार्ट विद इतना ही काफ़ी है कि आप इस तरह से बोल रहे हैं कि फ्यूचर में हमें अपने बोझ को पेमेंट करके उतारना पड़े, तो ये लायबिलिटी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता। मिसाल के तौर पे राइज में आपने आके फीस एडवांस में जमा करवाई, ठीक है। राइज वालों ने भी आपको सर्विसेज एक शॉपर में डाल के उसी वक्त थमा दी। इज इट सो? इसका मतलब राइज वालों ने आपसे जो फीस ली है, इसके अगेंस्ट उन्होंने हमें हायर करके आपको सर्विसेज देने के लिए जो है वो हमारी जिम्मेदारी लगा दी, ठीक है। अब राइज के ऊपर आपकी फ़ीस क्या है? ऑब्लिगेशन, ठीक है। लेकिन ये वाली ऑब्लिगेशन आप उतारेंगे, राइज उतारेगा कैसे? गुड्स प्रोवाइड करके, कैश पे करके, फीस वापस करके? नहीं, ये नहीं है कि आपकी फ़ीस आपको वापस मिलनी है। आपसे जो पैसे लिए गए हैं राइज के ऊपर, अब लायबिलिटी है कि वो आपको इसके अगेंस्ट ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो राइज ने आपकी फ़ीस वाली लायबिलिटी को कैसे, इस बोझ को कैसे उतारना है? आपको फ्यूचर में सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो ये भी तो एक लायबिलिटी ही है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर, ये आसान अल्फाज में याद रखने के लिए पहली बार बात कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखें तो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर भी क्या है? ये भी एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी कितनी तरह की थी भाई? तो मैं क्या करूं? कल नहीं थे तो ये मेरा कसूर है। एक तो तुम कल आए नहीं, ऊपर से जो कल हमने पढ़ा है तुम वो रिवाइज भी नहीं करके आए। कहोगे, आप लोग कहोगे ये कैसे रिवाइज कर सकता था, कल तो आया नहीं, है ना? ऐसे ही है ना? मैं साथ वाले से पूछ लेते। तुमने पहले पढ़ा ही नहीं हुआ? पढ़ा हुआ है, इसके साथ रहते हो? यार मुझे ये बताओ, तुम अकेले हो इस पूरी क्लास में? बोलो। यार बोलता नहीं है यार। क्या नाम है तुम्हारा? उसामा। उर्दू समझ आती है? थोड़ी थोड़ी। कहाँ से आए हो? मर्दान से। कब पहुंचे? 2-3 दिन हो गए। तो फिर कल क्लास में क्यों नहीं आए? ऑनलाइन थे, अभी फिजिकल। खड़े हो जाओ ना जरा। ये देखो, ये कल का काम करके नहीं आया, ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, हाँ भाई, मैं क्या पूछ रहा था? लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं। ऐसा जवाब पहला दिन भी मुझे नहीं अच्छा लगता, तो अब कल से तो कोई भी ये जवाब नहीं देगा, ठीक है ना। तो जो कोई नया आने भी लगे क्लास में, से कह देना भाई ये पढ़ा है, पहले पढ़ लो फिर आ जाना क्लास में, ओके? क्यों भाई ब्लैक शर्ट वाले, क्या हाल है? ठीक हो? कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं 2 तरह की? करंट और
करंट लायबिलिटी क्या होती है? उम्र 1 साल से कम हो का मतलब, ठीक है ऐसे ही याद करवाया था शुरू में। 1 साल के अंदर अंदर उसको हमने पे करना है। मसलन बैंक से 1 महीने की लोन ले लिया। और मसलन, असल बात पे तो आओ, क्रेडिटर की डेफिनेशन याद है कुछ? क्रेडिटर कौन होता है बता दो? जिससे हम लोन नहीं लेते हैं, लोन लिया तो बैंक से, वो तो लोन आ गया। क्रेडिटर का लफ्ज ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स उधार पे जिससे उठाई उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर कौन होता है जी? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब ये क्यों है, समझ आइए? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये लायबिलिटी क्यों हुई फिर? हाँ जी, उधार पे चीजें अगर आज खरीदी हैं तो कल को हमें पेमेंट करनी पड़ेगी उन चीजों की, तो ये क्या है? लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी क्यों कहते हैं, कल बात हो गई थी, आपको क्यों बताएं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज थी एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं भाई? ये कैमरा वाले भाई साहब आपके साथ जो बैठे हैं, ये आपके साथ है, मेरी क्लास में तो नहीं ना है? अच्छा फिर ठीक है। देखो मोबाइल देखो आप, कोई मसला नहीं, इशू कोई नहीं, इट्स ओके। आप में से कोई देख के दिखाया जरा मोबाइल। अच्छा जी, एसेट्स क्या होते हैं? वो वाइट टोपी वाले भाई के दिल में आ रही है, मैं बताऊंगा। नहीं आए थे यार, आ जाना था यार, पैदल चले थे घर से, पहुंच नहीं पाए फिर। हाँ जी, रहने दो, तुम भी रहने दो, बोले। विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। एक ऐसा रिसोर्स जो बिजनेस की ओनरशिप में है और फ्यूचर में बिजनेस से उसको फायदा आएगा। कितनी तरह के थे एसेट्स? कैसे? करंट वाले कौन से थे? जिनको आधा घंटे से करंट लगता है ना? नहीं कहता मैं भी नहीं था, तुम ही नहीं थे हैं? कल मास्क लगा के बैठ गए तुसी सारे, आज मास्क उतार के बैठ गए हैं और सारे मुझे कही जा रहे हैं मैं कल नहीं था, मैं कल फिर क्या यहाँ जिन्न आए हुए थे जी? रहने दो यार, ग्रीन शर्ट भाई बताएगा मुझे इंशाल्लाह। करंट एसेट क्या होता है? मतलब आगे और हाँ, स्टॉक या इन्वेंट्री और डेटर। तो मुझे आप डेटर की डेफिनेशन मत बताओ, स्टॉक की डेफिनेशन बताओ। स्टॉक क्या था? फिर हाँ, लेकिन मकसद उनके खरीदने का था सेलिंग, ठीक है ना? सेलिंग पर्पस के लिए जो आइटम्स खरीदे थे और वो अभी अनसोल्ड पड़े हैं, तो वो क्या है? हमारा स्टॉक है। और डेटर्स जी, इधर से कोई बता दे, डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स जी बेटा, ऑन कैश। तो बोलो ना पूरी बात बेटा। अ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस इज कॉल्ड डेबिटर नहीं, डेटर, ओके। तो डेटर कौन है? अ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। एसेट क्यों है ये? एसेट क्यों है ये? बोलो, इतने हैरान बैठे थे, क्यों है ये डेटर एसेट क्यों है? जिससे पूछना से बताने दो ना, उसने भी फीस दी हुई है, क्या हो गया? फ्यूचर में उससे फायदा आएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। अच्छा जी, भाई बातें याद हैं कल वाली? चलो, तो हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग हेड्स की। और पहला हेड अकाउंटिंग का हमने पढ़ा था एसेट्स, देन लायबिलिटीज, और आज तीसरा हेड हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम्स, ठीक है। इनकम्स, इनकम ऐसे होती क्या है वैसे आप लोगों को? ऐसे आमदन, ठीक है, बिल्कुल। आमदनी को क्या कहते हैं?
इनकम। लो जी, हेड तो इनकम्स एक ही है, अकाउंटिंग हेड तो ये एक ही है, लेकिन इसकी मैं एक सब क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखने लगा हूँ, और वो सब क्लासिफिकेशन होती है सेल्स या रेवेन्यू और अदर इनकम। एंड वालों को शायद नज़र ना आए, तो सेल्स या रेवेन्यू यही होता है या रेवेन्यू होता है? हाँ, सेल्स या रेवेन्यू, और दूसरा अदर इनकम। यहाँ से लिख रहा हूँ भाई, यहाँ से लगा देना फिर, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे जा रहा हूँ तो बच्चों को नज़र तो आता हूँ। अच्छा जी, सेल रेवेन्यू या अदर इनकम, इनमें क्या फ़र्क है तो इनकम ही। मैंने कहा सब क्लासिफिकेशन है, बड़ी आसान सी एग्जांपल समझाने लगा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे राइस वाले हैं, इनका कोर या मेन बिजनेस, कोर या मेन एक्टिविटी क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना सीए के स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये इनकी क्या है? कोर एक्टिविटी। क्या है? कोर बिजनेस, मेन बिजनेस, ठीक है। राइस वालों के पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े थे, इन्होंने पीछे तारिक ब्लॉक के अंदर 2 बड़े मकान खरीदे और उनको खरीदने के बाद हॉस्टल बना दिया, रेंट आउट कर दिया। अब इनको राइस वालों को वहाँ से क्या आएगा? इनकम आएगी, रेंटल इनकम आएगी। क्या आएगा जी? क्या राइस की कोर एक्टिविटी घर लेके उनसे किराए कमाना था? इसका मतलब ये राइस की कोर एक्टिविटी की इनकम। तो फिर उस्ताद और सारे शागिर्द मिल के चले जाएं राइस वालों के पास कि ये तो आपकी कोर एक्टिविटी की इनकम नहीं है, इसलिए ये आप हमें दे दें, ऐसा होगा? भाई इनकम तो स्टिल उन्हीं की है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि कोर एक्टिविटी की इनकम को अकाउंटेंट्स कहते हैं सेल्स या रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ अ ब्रॉडर टर्म। गुड्स बेचने वाला भी अपने आमदनी को रेवेन्यू कह सकता है, सर्विसेज वाला भी रेवेन्यू ही कहता है, ठीक है। लेकिन सेल्स का लफ्ज़ नॉर्मली सर्विसेज बेचने वाला बंदा सेल्स नहीं कहता, वो रेवेन्यू ही कह रहा होता। तो रेवेन्यू इज़ अ ब्रॉडर टर्म। बहरहाल इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं परेशान होने की। तो अभी फ़र्क क्या पता लगा हमें कि इनकम, सेल रेवेन्यू क्या है? इनकम, और अदर इनकम भी क्या है? इनकम। फ़र्क क्या है? सेल्स रेवेन्यू क्या है? अमाउंट्स अर्न बाय सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। इनकम तो यही है ना, लेकिन जो कोर एक्टिविटी से आ रही हैं वो सेल्स रेवेन्यू, और जो नॉन कोर एक्टिविटी से आ रही है वो अदर इनकम, ठीक है। तो हम सेल्स रेवेन्यू की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे जी? अमाउंट्स अर्न बाय सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग या प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर, ठीक है जी। अमाउंट्स अर्न बाय सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स, ठीक है जी। बिजनेस ने जो गुड्स सेल की हैं कस्टमर्स को या सर्विसेज रेंडर की हैं कस्टमर्स को, उनसे जो अमाउंट्स अर्न हुई हैं उन्हें क्या कहा जाता है जी? सेल्स या रेवेन्यू, ठीक है। अब इसके बारे में अब बैक ऑफ द माइंड ये बात जहन के अंदर रखनी है, इस डेफिनेशन में सादा डेफिनेशन लिखनी है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कोर एक्टिविटी, ठीक है ना। बहरहाल एक स्टैंडर्ड था IFRS 15 रेवेन्यू, जो पहले हम FIR 1 में पढ़ते थे वो अब FIR 2 में चला गया, ठीक है ना। तो उसके अंदर तो थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन पहली लाइन के अंदर लिखी हुई मिल जाती थी। बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं है, सादा बात आपको समझा दी कि जो कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम होती है, चाहे गुड्स बेचने वाला बिजनेस हो या सर्विसेज बेचने वाला बिजनेस हो, जो उनकी कोर एक्टिविटी की अमाउंट्स अर्न हुई हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? सेल या रेवेन्यू, ठीक है। तो फिर अदर इनकम क्या कहलाएगी? अमाउंट्स अर्न बाय, यूँ लिख लो बस, अमाउंट्स अर्न फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज,
ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, डन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई कि राइज रेंटल इनकम। और कोई एग्जांपल जहन में आती है तो बुक शॉप की क्या मेन एक्टिविटी होगी? बुक्स बेचना, पेंसिल्स बेचना, रबर शार्पनर बेचना, फोटोकॉपीज करना, ये भी अगर उसकी मेन एक्टिविटी है तो फिर नॉन कोर एक्टिविटी कौन सी होगी? खैर राइस की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा स्टेशनरी की बात कर रहे हैं। अच्छा देखें, ये तो पता नहीं कि ये इससे कुछ कमा रहे हैं, जो वहाँ को अलग बंदा बैठा है जो खुद ही कमा रहा है, इसलिए इसको छोड़ें। ठीक है, इसको साइड पे कर दें। आसान आसान सादा सादा बातें करें जो समझ भी आती हैं। जो मैंने कही वो समझ आ रही है, क्लियर कट। थोड़ी इसी तरह की आसान सी एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे ये जो शुगर मिल है, इसको किस लिए लगाया जाता है? ताकि चीनी बना सके। ठीक है, लेकिन इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब गन्ना क्रश किया जाता है, कमाद गन्ना, ठीक है, शुगर केन, जब उसे क्रश किया जाता है तो इस प्रोसेस के अंदर वो जूस निकाल के उसको तो प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया जाता है। फिर वहाँ से कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, बगास और मोलेसेस इसकी कुछ वेस्ट होती है जिससे बाय प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, गत्ता बन गया या कोई और चीज़ बन गई। अब क्या ये कहना सही होगा कि हमने शुगर मिल गत्ता बनाने के लिए लगाई थी? शुगर मिल तो शुगर प्रोड्यूस करने के लिए ही लगाई थी, चीनी बनाने के लिए लगाई थी, लेकिन उस प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बाय प्रोडक्ट्स भी बन गई। तो बाय प्रोडक्ट्स आर नेवर कोर एक्टिविटी इनकम, हम उनको अदर इनकम में डाल देते होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ले लें, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ बाय प्रोडक्ट्स कभी कभी बन जाती हैं, तो वो उनकी कोर एक्टिविटी नहीं होती। यूँ कहना मुनासिब नहीं होता कि जी ये बिज़नेस तो लगा ही बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए। तब बाय प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस जिसकी तरफ एम किया हुआ था, उसके बनते बनते ही साथ में ये थोड़ी सी चीज़ें और भी बन गई। ठीक है, तो मेन कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम को हम क्या कहेंगे? सेल या रेवेन्यू। और नॉन कोर एक्टिव, बोला करो ना, गूंगे तो नहीं हो। नॉन कोर एक्टिविटी से अर्न होने वाली अमाउंट्स को क्या कहते हैं? हैं ये दोनों ही इनकम। ठीक है ना, ये बस सब क्लासिफिकेशन थी। क्लियर? फिर है जी एक्सपेंसेस। ठीक है जी, एक्सपेंसेस क्वेश्चन है? अच्छा जी, क्वेश्चन यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं कोई? चलूं आगे। एक्सपेंसेस भी जो है जी वो इसी तरह से सब क्लासिफाई कर सकते हैं हम। दो क्लासिफिकेशंस बना सकते हैं। एक परचेजेस, ठीक है। अच्छा देखें, सेल एक्सपेंस नहीं होता, सेल ऊपर रेवेन्यू जी। परचेजेस क्या होती हैं? गुड्स जो हमने खरीदी हैं। यार आपके फ्रेम से मैं मुतमिन नहीं हो रहा, इस वक्त मैं फ्रेम में आ रहा हूँ? अच्छा जी, गुड्स जो हमने खरीदी हैं फॉर सेलिंग पर्पस, ठीक है। और अगर ये बची कोई नहीं पड़ी, ठीक है ना, इसको कंफ्यूज नहीं करना स्टॉक से, वो बता दिया है हमने, ठीक है। मैंने कल ही आपसे ये बात की थी कि जब हम गुड्स खरीदते हैं, वो खरीदी हुई गुड्स जब सारी की सारी बिक जाएं तो फिर वो स्टॉक नहीं रहता, वो एक्सपेंस बन जाता है। कल ये बात की थी कि उधर इनकम और उसके अगेंस्ट ये एक्सपेंस, ये बात हुई थी ना। अच्छा, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना कि परचेज किया है तो इस वक्त ये सारी बिकी नहीं है तो क्या करें, फिलहाल अज्यूम ये मत करो, ठीक है ना। वो हम इंशाल्लाह एंड पे जाके जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो पहले दिन काम ही क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट आपसे बनवाऊंगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने चीज़ें खरीदी, कुछ बिक गई, कुछ बिकने से रह गई। जो बिकने से रह गई वो स्टॉक है, उसका क्या करना है ये देखेंगे, ठीक है। और जो बिक गई है वो एक्सपेंस कैसे बनता है ये वहीं पर देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप बातों को ऐसे ही सादा रखें जैसे नज़र आ रही हैं आपके सामने। परचेजेस क्या हैं? गुड्स जो हमने खरीदी हैं फॉर, ठीक है। और ये परचेज क्या होती है? ये एक एक्सपेंस होता है, ठीक है।
अनलेस कि कुछ बच जाए आगे बिकने से, तो वो अभी हमने नहीं सोचना, वो स्टॉक की डेफिनेशन अलग पढ़ ली है, ठीक है ना। जैसे जितना कह रहा हूँ फिलहाल उतना सोचते रहेंगे, वक्त आने पे सारी बातें पता लगती जाएंगी, ठीक है। तो परचेजेस क्या होती हैं जी? गुड्स बॉट फॉर अमाउंट्स स्पेंट ऑन बाइंग गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस। ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं नहीं नहीं, मुझे वो अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। पिछली क्लास में तो यही लिखा था गालिबन। चलो बहरहाल, अमाउंट्स स्पेंट बाय, अमाउंट स्पेंट फॉर बाइंग गुड्स फॉर सेलिंग पर्पसेस, ठीक है जी। ज़्यादा बेहतर, अमाउंट्स स्पेंट ऑन बाइंग गुड्स और बाइंग गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, ठीक है जी। ये क्या हो गई? परचेज। डन जी। अच्छा, सिर्फ ये थोड़ा ही होता है कि चीज़ खरीद लाए बेचने के लिए, बस कहानी ख़त्म। और भाई आपने दुकान खोली है, उसमें जो चीज़ें बेचनी हैं वो तो आप खरीद के लाए ही, उस दुकान को का किराया भी आपको भरना पड़ेगा, दुकान में बिजली का बिल भी आएगा, दुकान के अंदर मुलाजमों की तनख्वाहें भी होंगी, तो और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं साथ, ठीक है। तो फिर वो खर्चे क्या होंगे? उनको अदर एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है। वो अपने अपने नाम से आया करेंगे, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, पानी का बिल हो गया, ये सब क्या है? ये एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ये अदर एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या बनेगी? अमाउंट्स स्पेंड ऑन डे टू डे, ऑन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। ऐसी आसान सी बात लिख दी मैंने, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है ना। थोड़ी सी और टेक्निकल डेफिनेशन मैं अगर करूं तो वो ये होनी चाहिए थी, अमाउंट्स स्पेंट फॉर अर्निंग रेवेन्यू। ये भी तो एक बात है ना, हम ये खर्चे क्यों कर रहे हैं? बिजली का बिल क्यों पे कर रहे हैं? दुकान का किराया क्यों पे कर रहे हैं? मुलाजमों को तनख्वाहें क्यों पे कर रहे हैं? ताकि हम रेवेन्यूज़ कमा सकें। लेकिन चलें छोड़ें, तफसीली बातें आहिस्ता आहिस्ता होती चली जाएंगी। फ़िलहाल ये सादा बात कि जो अमाउंट्स हम स्पेंड कर रहे हैं डे टू डे बिज़नेस ऑपरेशंस पर, बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है जो, उसके ऊपर कुछ खर्चे हो रहे हैं, तो उन खर्चों की कॉस्ट को क्या कहते हैं? एक्सपेंस, ठीक है। ये कॉस्ट ही होती है ना जी। किस एक्सपेंसेस भी क्या हैं? कॉस्ट को ही कहते हैं। कॉस्ट एक्सपेंस एक ही बात है कि नहीं? एक बात इन्होंने छुपा के रखी थी कि मैं बैठ ना सकूं, लेकिन मैंने कुर्सी निकाल ली। अच्छा जी, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो 4 हेड्स हो गए, 4 हेड्स हो गए। पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा इनकम्स जिसमें सेल्स भी है और अदर इनकम भी है, ठीक है। सेल रेवेन्यू या अदर इनकम हैं, दोनों इनकम्स ही, ठीक है। और चौथा क्या है जी? एक्सपेंसेस, ठीक है जी। उसमें फिर आप परचेजेस को भी एक्सपेंस कहते हैं और बाकी एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस ही होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जगह ज़रा साफ लग रही है, इधर मैं आ जाता हूँ। ये क्या है? घर है, किसका? ओनर का। ये ओनर है, ये ओनर का घर है, ठीक है। और ये ओनर की दुकान है, ठीक है जी। ओनर का घर, ये ओनर की शॉप, बिजनेस जिसको हम कह रहे थे, ठीक है जी। अब एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, लेकिन आप फिलहाल वो वाला नाम ना लिखें, ठीक है। बस फिलहाल ये लिखें, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। लॉ कितने बच्चों ने पढ़ रखा है? कितने बच्चों ने लॉ पढ़ा हुआ है? ठीक है, कितने बच्चे आप पढ़ रहे हैं?
ठीक है, लॉ जो है ना, लॉ उसके अंदर जो लिखा हुआ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लॉ वैसे क्या कहता है? लॉ तो ये कहता है कि अगर आप सोल प्रोपराइटर हैं, ठीक है, तो बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो आपकी ही लायबिलिटी है। अगर आप पार्टनरशिप हैं तो आपके बिजनेस की लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपनी हैं तो फिर शायद वो मामला नहीं है भाई। लेकिन ये मैं लॉ की बात नहीं कर रहा, वो लीगल आपको स्टेटस बता रहा होता है। मैं अब अकाउंटिंग की बात करने लगा हूँ, इसको कंफ्यूज नहीं करना लॉ की बात से। लॉ वाले उस्ताद जो पढ़ाएंगे वो लीगल स्टेटस होगा इन बातों का, ठीक है ना। अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है, चाहे ये अकेला भी है ना, सोल प्रोप्राइटर भी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। एक आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस को कहा जाता है अकाउंटिंग के अंदर। तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये लकीर है जो ओनर और बिजनेस के दरमियान खींची गई है, और यहाँ पर बैठा होता है अकाउंटेंट ऐनक लगाकर, ये ठीक है जी, और हर वक्त गुस्से में होता है, ठीक है। और ये बैठा देख रहा है जो कुछ भी ओनर से बिजनेस की तरफ जाए। अब आम आदमी तो देख के क्या कहेगा, ओ यार तुम क्या बातें कर रहे हो, ओनर भी उसका अपना ही तो बिजनेस है। लेकिन अकाउंटिंग क्या कह रही है, जो कुछ भी ओनर से बिजनेस की तरफ जाए हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और जो कुछ भी बिजनेस से ओनर की तरफ जाए हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारा नाका लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो भी चीज़ आई जाएगी हम उसको रिकॉर्ड लाजमी करेंगे, ठीक है। बात समझे हो? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात समझ आ गई? चल, अब फिर हम अपने पांचवें हेड की तरफ मूव करते हैं, और पांचवा हेड है हमारा कैपिटल। पांचवा हेड क्या है जी? कैपिटल के बारे में तो सुना ही होगा आपने। कैपिटल किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट, हाँ, जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है। उर्फ आम में सरमाया लोग कह देते हैं, ठीक है। तो ये सरमाया क्या है? ओनर जो घर से पैसे उठा के लाया बिजनेस शुरू करने के लिए। और भाई बिजनेस किसका है? पैसा भी किसका है? तो फिर क्या ज़रूरत है रिकॉर्ड करने की? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर अलग, बिजनेस अलग। अगर इसने बिजनेस शुरू करना है तो ये घर से पैसे जो निकालेगा, अगर घर की दराज से निकालेगा और बिजनेस की दराज में लाकर यहाँ दुकान में रखेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये ओनर ने बिजनेस को ये कैश दे दिया है उधार के तौर पे। और मिसाल के तौर पे ओनर ने 1 लाख रुपए से ये दुकान ओपन की, 2 दिन बाद उसका दिल बदल गया, उसने ये दुकान बंद कर दी, तो ये 1 लाख रुपया मुझे आपको बांटेगा? नहीं, किसका है? तो बस सेपरेट कर दिया बिजनेस को हमने, लेकिन ये सेपरेट पर्सन है, बस उसको ऐसे डील कर लेते हैं हम। तो अब हम क्या कहेंगे कि ओनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, हम यूं कहेंगे कि बिजनेस ने ये पैसा ओनर से उधार लिया है, और ये पेएबल टूवर्ड्स ओनर है। आज बिजनेस बंद हो जाए तो ये पैसा किसका है? ओनर का है। बात समझे हो? ठीक है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द, अमाउंट को छोड़ो, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। तो इधर ही ना लिख दूं, बैठे ही हैं अच्छे भले उस्ताद आपके, सब बैठे हैं ना, देखो सब बैठे हुए हैं, ठीक है, ओके जी। तो कैपिटल क्या होता है जी? भाई एंड पे पहले दिन आने वाले नजर आ रहा है? ये नजर नहीं आ रहा तो ध्यान से सुनना और लिख लेना, ठीक है, ओके। अच्छा जी, कैपिटल क्या है जी? एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, बिजनेस में कुछ भी लेकर आ जाए। क्यों लिख दिया मैंने? पहले मैं हमेशा ऐसे करता था, पहले सिर्फ यहाँ पे अमाउंट ही लिखता था, फिर 2-3 दिन बाद जाकर समझाता था एक बात कि देखो सिर्फ कैश ही नहीं है, ठीक है। कैश उठा के ओनर ले आया बिजनेस में, तो कैश बिजनेस की दराज में रख दिया,
इवन बैंक अकाउंट में पैसे भी जमा करवाए ना, आपने देखा होगा जो बिजनेस होते हैं ना, उनका बैंक अकाउंट भी बिजनेस के नाम पे होता है, ओनर के नाम पे नहीं होता। यानी कि बिजनेस का बैंक अकाउंट भी सेपरेट रखा जाता है, ओनर का बैंक अकाउंट भी। अगर ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट में पैसे भेजे हैं तो वो भी कैपिटल ही कहलाएगा, वो बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगेन बात वही है, ओनर से ये पैसे आए हैं तो बिजनेस जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन अपने कंधों पे क्या महसूस करेगा, एक बोझ महसूस करेगा कि मैंने कल को ये पैसे अब ओनर को वापस करने हैं। बात समझ आ गई है? तो कैपिटल को अगर मैं डीप डाउन जाकर सोचूं तो कैपिटल को मैं पेएबल टूवर्ड्स ओनर भी कह सकता हूं। बोलो, कैपिटल को हम पेएबल टूवर्ड्स ओनर भी कह सकते हैं, तो ठीक है ना? लेकिन इसको बस कहना नहीं है, कैपिटल बस कैपिटल ही अब आपके जहन में आ गया। कैपिटल क्या है? जो घर से पैसे लाया। अच्छा चलो, पैसे लाया तो बात समझ भी आती है आपको, ठीक है। अब ओनर ने ये जो दुकान खोली थी, ठीक है, इसमें इसने गुड्स तो खरीद कर रखी ही हुई थी। कुछ वैसे ही ये फॉरेन ट्रिप पे गया तो जो प्रोडक्ट ये बेचता है वो, मिसाल के तौर पे ये बेकरी है, मिसाल के तौर पे ये गोरमे बेकरी है, ठीक है जी। अब गोरमे बेकरी का जो मालिक है वो बाहर के ट्रिप पे गया, वहाँ पे उसको एक बड़े ही अच्छे किस्म के जैम नज़र आए। उसने कहा चलो यार ट्राई करने के लिए 20-25 यूनिट्स ले जाता हूँ, बेकरी पे रख लेते हैं, अगर अच्छा फीडबैक आया तो मंगवा लेंगे। और अब आया, घर लेकर जैम रख लिए, और एक दिन सुबह आया और सुबह आकर दुकान की तरफ आते हुए ड्राइवर से कहा यार वो जैम भी गाड़ी की डिग्गी में रख लो, हिसाब किताब भी ले लेंगे, वो डिस्प्ले में भी लगा देंगे। अब ओनर अपनी पर्सनल जेब से वो पैसों से वो जैम खरीद के लाया था। अब जब वो जैम उसने आकर अपने मैनेजर के हवाले किया कि इसको भी डिस्प्ले पे लगा दो, तो अब ये तो बिजनेस की गुड्स बन गई ना, जिसको बिजनेस बेच के पैसे कमाएगा, ठीक है। तो ये आई कहाँ से? ओनर घर से लाया। तो ओनर से तो कुछ भी आए तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं ये मुंह ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, वो देखो ओनर से कुछ आया है, तो वो क्या है? गुड्स हैं। तो उस गुड्स का आना भी हम क्या कहेंगे? ये कैपिटल, ये कैपिटल है। कल को ये गुड्स या इसके बराबर पैसे बिजनेस आज ही बंद हो जाए तो ये ओनर को वापस करने पड़ेंगे। बिजनेस ने कबर में थोड़े सब कुछ लेके जाना है। बिजनेस वैसे ही अकाउंटिंग के लिए सेपरेट किया हमने, ठीक है ना, और सही है ना। बिजनेस के पास जो कुछ भी है, जो बिजनेस का है वो सब ओनर का ही है वैसे तो, ठीक है, लेकिन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ने आके हमें ये चीज़ सिखा दी, ठीक है। तो एनीथिंग में कैश या बैंक भी हो सकता है, ठीक है, और गुड्स भी हो सकती हैं। कैश और बैंक हो गया, फिर गुड्स हो गई, और भी कुछ हो सकता है। हाँ, तो फिक्स एसेट कह दो ना, फिक्स एसेट भी हो सकते हैं। जैसे ये दुकान आसान रखते हैं, आप मशीनरी पे चले जाएं, हमारी इतनी औकात मेरी तो नहीं है, ठीक है, तो चलो दुकान पे ही रहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये ग्रॉसरी स्टोर खोला है, ठीक है। अब ये ग्रॉसरी स्टोर जो है, इसमें हमने एक ऑफ़र दी कि हम अपने कस्टमर्स को घर पे ग्रॉसरी डिलीवर कर दिया करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए हमें चाहिए थी एक डिलीवरी वैन, हमें मतलब बिज़नेस को, ठीक है। अब बिज़नेस में डिलीवरी वैन की ज़रूरत पड़ी तो ओनर ने नई ख़रीदने के बजाय सोचा वो जो एक पुरानी वैन मेरे घर में खड़ी है फारेगी, बच्चे उसके ऊपर झूटे ले रहे होते हैं, चलो उसको हैं, उसको पेंट शेंट करा के बिज़नेस का, दुकान का नाम शाम लिख के उसको बिज़नेस में इस्तेमाल कर लेंगे। अब ओनर साहब सुबह सवेरे निकले, भाई ये कैमरे को ना पॉज कर लेना है जब लाइट ने जाना है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, बीच में लाइट चली गई, थोड़ी देर आपकी स्क्रीनों पे अंधेरा आ गया होगा, कोई इससे परेशान ना होइएगा, ठीक है। हमने कोई बात नहीं की, मैंने बस थोड़ी सी इनकी बिस्ती शिस्ती की है, ये को बिजली जाने पे आवाज़ें निकाल रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो पढ़ा हमने कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, वो डिलीवरी वैन की बात हो रही थी कि जो मियाँ साहब हैं, सेठ साहब हैं, वो सुबह उस डिलीवरी वैन को लेकर बिजनेस में आ रहे थे। अब जैसे ही वो इस रोड से गुजर रहे थे, अकाउंटेंट तो बैठा हुआ है, उसने क्या कहा, रुको रुको, किधर? देखा बिजनेस में वैन लेके जा रहा हूँ। भाई साहब इसको तो हम कैपिटल कहेंगे,
ठीक है। तो कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन एनी ऑफ दीज थ्री फॉर्म्स, कैश या बैंक में पैसे जमा करवा दे, गुड्स ले आए या फिक्स्ड एसेट ले आए। अगर ओनर की तरफ से आया है तो कुछ भी है, बिजनेस में जब वो आया है तो उसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल। और ये कैपिटल दरअसल क्या है, पेएबल टूवर्ड्स ओनर, यानी कि जब बिजनेस बंद होगा तो ये अमानत है ओनर की, उसको वापस करना पड़ेगा बिजनेस को, बिजनेस उसको वापस करेगा। कोई क्वेश्चन? कैपिटल बिजनेस के ऊपर एक बोझ है जो उसने ओनर को पे करना है, और इनकम बिजनेस ने कमाई है जो उसने ओनर को पे करनी है। फर्क कोई नहीं है इस तरह से। अल्टीमेटली इनकम ने भी कैपिटल के ही अंदर इजाफा करना है, ठीक है। लेकिन ओनर ने घर से 100 रुपया लगाया और 2 साल काम करने के बाद वो बिजनेस की वर्थ 150 हो गई, तो वो क्या है, वो प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमाए थे अल्टीमेटली हैं वो भी ओनर के ही। लेकिन फिलहाल सादा बात रखें, इनको अलग अलग ही रखें। अकाउंटिंग इक्वेशन में इंशाल्लाह फिर आपको समझाता हूँ, आज शुरू हो जाएगी वैसे बात। इधर से को हाथ खड़ा हुआ था। एसेट्स और कैपिटल में क्या फर्क है? यार एसेट असासा होता है, कैपिटल लायबिलिटी है एक तरह की टूवर्ड्स ओनर। आसान अल्फाज में समझाता हूँ। ओनर ने घर से 100 रुपया कैश निकाला और बिजनेस के दराज में जाके डाल दिया कि जी मैं ये इन्वेस्टमेंट कर दी, बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। ये 100 रुपया बिजनेस के ऊपर क्या है, बिजनेस का कैपिटल है, बिजनेस के अंदर ओनर का कैपिटल है। डन, समझ आती है बात, बोलो। कैपिटल है, लेकिन ये 100 रुपये जो दराज में आया ये एक रिसोर्स है, ये एसेट ही है, ये एसेट ओनर की तरफ से आया। तो ये मैंने ना असल में हेड्स पूरे करके ना अगला काम यही बताना है आपको कि हर ट्रांजैक्शन 2 इम्पैक्ट्स 2 हेड्स को इन्वॉल्व करती है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट है वो। इस लेक्चर 2 में ना जो नीचे लिखा हुआ है इसके आगे एक सवाल आ रहा है थोड़ी सी आगे, ठीक है। वो सवाल अभी छुपा हुआ है, वो सवाल आपके सामने आएगा, उसमें फिर ट्रांजैक्शंस पढ़ के मैं उसको डिस्कस करूँगा, उसके इम्पैक्ट्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको ये बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे तरीके से। जी और कोई? अच्छा जी, कैपिटल और ड्राइंग्स, ये कैपिटल जो है ना, कैपिटल 5वां हेड ये, ठीक है। और इसी का कॉन्ट्रा जो है वो ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अलग नहीं कर रहा। ड्राइंग्स होती क्या है, कैपिटल के बारे में हमने लिख लिया, कैपिटल इज एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ये ऐसी फिर बंद हो गया यार पीछे वाला, उसको किसी को ऑन करना आता है? एंड वालों नहीं, वो एंड वाला ध्यान करिए भाई। अच्छा चल छोड़ दे यार, ठीक है गुजारा हो जाएगा। उस्ताद जी छोड़ दो मेरे दोस्त, छोड़ दो। अच्छा ड्राइंग्स क्या हैं जी, ओनर ने बिजनेस में जो जमा पूंजी थी सारी लगा दी, ठीक है। अब जो कुछ घर पड़ा था वो सारा कुछ बिजनेस में झोंक दिया। जो सब्ज़ी दाल वगैरह पड़ी थी 2-4 दिन घर वाली ने बनाई, 5 दिन उसने कहा सरताज आज वापसी पे कुछ सब्ज़ी ले आना। मैंने कहा बानो बिजनेस को पैसे दे दिए मैंने, अब मैं वहाँ से निकालूं तो मुझे बिजनेस वो पैसे वापस ही नहीं करेगा। क्या ऐसा होता है? तो बोलो, और बिजनेस किसका है और उसने किया किस लिए है? खर्चा पानी अपना चलाने के लिए। तो भाई कल को जो उसको पैसों की ज़रूरत पड़े तो क्या वो बिज़नेस से ये पैसे नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता है। बस इस पैसे को जैसे ही निकालने लगेंगे, ये तीर का रुख इधर होगा, ये भाई साहब बैठे हुए हैं दूरबीन लगा के, ओ पैसे गए, रुको 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 भाई क्या हुआ? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, आपके बिजनेस से ओनर की तरफ कुछ जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। इसको क्या कहेंगे? और मैंने पैसे नहीं कहे, मैंने कहा कुछ भी जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह ओनर आया, उसने कुछ पैसे ज़रूरत थे वो ड्रॉ किए, अब निकलने लगा तो ड्राइवर ने कहा, गोरमे का ओनर था, ड्राइवर ने कहा वो बाजी ने कहा था नाश्ता भी ले आइएगा। अब ओनर क्या कहे, देखो यार ये तो मेरी अपनी बेकरी है, यहाँ से तो मैं गुड्स नहीं ले सकता, 7 केक्स एंड बेक्स है, चलो वहाँ से नाश्ता लेते हैं। ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा भाई, उसका अपना बिजनेस है तो वो वहीं से लेगा ना चीज़ें अपने इस्तेमाल के लिए। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने कैश निकाल लिया बिजनेस से, या गुड्स निकाल ली बिजनेस से, या इवन फिक्स्ड एसेट निकाल लिया। क्या मतलब?
ओनर ने गुड्स कहा यार ये नाश्ता इतनी डबल रोटी जैम अंडे वगैरह दूध शूध कर दो, ठीक है। वो निकलने लगा और साथ ही उसकी नज़र पड़ी वहाँ पे एक फ़ैन हीटर पड़ा हुआ था, ठीक है। और ये कुछ कहने वाली बिड़ नहीं है, ठीक है जी, सबको इतला दी जाती है इंशाल्लाह। ओके जी, ओके क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, फ़ैन हीटर नज़र आ गया। उसने कहा लो भाई सर्दियाँ आ रही हैं, ये फ़ैन हीटर तो मैं लेके जा रहा हूँ। सेलमैन क्या कहेगा? सॉरी ये हम आपको नहीं देंगे। बोलो, उसका अपना बिजनेस है, वो जो मर्जी करे। वो एसी उतार के ले जाए, सर्दियों में जाके घर लगाना है उसने उल्टा, ठीक है। उसकी मर्जी है ना भाई, उसका बिजनेस है। तो वो अगर एसेट निकाल के ले जाए तो लेके जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंट को सिर्फ तकलीफ क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। अगर ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाल के ले जाएगा तो उसको क्या कहेगा अकाउंटेंट? ड्राइंग्स, ठीक है। वो ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती हैं, बैंक भी हो सकती हैं, गुड्स भी हो सकती हैं, फिक्स एसेट भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर? तो ड्राइंग क्या है जी? एनीथिंग withdrawn by the owner, उसको वैसे कर दो भाई, जहाज चल गया जी। एनीथिंग withdrawn by the owner from business, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है जी। और डन, समझे हो? इधर देखो, ये एनीथिंग का मतलब भी वही है, ठीक है। तो ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ तीनों, कैपिटल भी इन द फॉर्म ऑफ, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। डन, बात समझ आ गई? दो बिजनेस हो, एक ही ओनर के, और उसने एक बिजनेस से कुछ लेकर दूसरे बिजनेस में लगा दिया, तो ये भी ड्राइंग की होगी। जो जिस बिजनेस के आप दोनों बिजनेस के मुंशी बनना चाह रहे हैं एक का, एक ही बिजनेस तो फिर जिस बिजनेस से निकला है वो ओनर की ड्राइंग है, और जिस दूसरे में उसने इन्वेस्ट किया है वो उसके अंदर कैपिटल होगा जी। तो कितने हेड्स हैं? हेड्स 5 ही हैं। पहला एसेट, उसी के अंदर करंट और नॉन करंट सारे आ गए। फिर लायबिलिटीज, करंट और नॉन करंट। फिर इनकम्स में सेल रेवेन्यू भी आ गया और अदर इनकम भी आ गई। फिर एक्सपेंसेस, परचेजेस भी आ गई और अदर एक्सपेंसेस। फिर कैपिटल, और इसी का कॉन्ट्रा ड्राइंग्स। मैं इसको अलग हेड नहीं कहता, ठीक है। तो किताबों के अंदर आपको यही 5 हेड्स नजर आएंगे। सारी अकाउंटिंग इन्हीं 5 हेड्स के इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। यही आपकी सारी अकाउंटिंग है। क्लियर है ये बात? चलें, कुछ नोट करना है तो कर लें, क्वेश्चन है तो पूछ लें, पूछना है तो जी। बैंक से भी चेक और क्या बैंक से ट्रांसफर भी तो हो सकती है, कैसे सर? मतलब कि बैंक अकाउंट से विड्रॉ कैसे करें? हाँ। बैंक से पैसे विदड्रॉ करके आपके अकाउंटेंट ने, कैशियर ने आपको दे दिए, ये भी ड्राइंग है। आपको बैंक की चेकबुक के ऊपर चेक लिख के दे दिया, उसके ऊपर आपके पर्सनल अकाउंट का नाम लिख दिया, आपने वो चेक अपने अकाउंट में जमा करा दिया। अल्टीमेटली बैंक से पैसा निकला नहीं है, वो बिजनेस के बैंक से पैसा निकला है ना। तो बिजनेस के अकाउंट से पैसा निकल गया, अब वो आपने जो है वो कैश निकाला है या अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, बिजनेस के अकाउंट से निकल गया है, तो आपकी ड्राइंग है, ठीक है। और जी चलें आगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये कुछ हेड्स डिस्कस किए और डिस्कस्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये डिस्कस हो गया। ये मिटा दूं? यस सर। ओके, अब एक बात जरा ध्यान से सुने। बिजनेस को चलने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बोलो। जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है,
लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट फर्नीचर हैं, ये सब रिसोर्सेज बिजनेस के पास होंगे तो बिजनेस चलेगा ना। बिना इन रिसोर्सेज के क्या बिजनेस चल सकता है? अच्छा, तो ये रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस जो है इनको हम क्या कहा करते हैं? एसेट्स। ये एसेट्स हैं, बिजनेस के एसेट्स हैं, ठीक है जी। जितने ज़्यादा एसेट्स उतना मजबूत बिजनेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बिजनेस के पास रिसोर्सेज पड़े हैं, ये रिसोर्सेज बिजनेस को दो तरफ से आ सकते हैं पॉसिबली, ठीक है। या यूं कह लें, अगर आज बिजनेस बंद हो जाए तो ये रिसोर्सेज दो तरह के लोगों में बंट जाएंगे। एक ओनर्स में, ठीक है, ओनर में, ठीक है, ओनर को वापस मिलेंगे रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर। क्या मतलब? कैपिटल। क्या मतलब? मतलब ये, इधर देखो, मतलब क्या है? मतलब ये है कि बिजनेस के पास 100 रुपया कैश पड़ा है, ठीक है। ये 100 रुपया इसके पास कहाँ से आया है? यह ओनर ने दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी है कि ये दोनों साइड पे बराबर हो। बिजनेस के पास रिसोर्सेज कहाँ से आने हैं? आसमान से कैश बरस पड़ेगा या ज़मीन से उग पड़ेगा? नहीं भाई नहीं, रिसोर्सेज तो इसको ओनर नहीं देने, ठीक है। अच्छा, बिजनेस के पास 100 रुपये के रिसोर्सेज पड़े हैं, मिसाल के तौर पे 70 रुपये ओनर ने दिए थे, ठीक है। 30 रुपये मजीद जब ज़रूरत पड़े तो ये बिजनेस के अकाउंटेंट ने या मैनेजर ने जाके या ओनर ने खुद जाके बात की और बैंक से 30 रुपये लोन ले लिया, ठीक है। अब ये कैश जो 100 रुपये मिसाल के तौर पे बिजनेस के पास पड़ा है, ये बिजनेस का रिसोर्स है, ठीक है। लेकिन ये रिसोर्स बिजनेस को कहाँ से मिला हुआ है? 70 रुपये ओनर ने दिए थे, 30 रुपये बैंक ने दिए थे। तो रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर्स, ठीक है। तो रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये हमेशा ही बराबर होगा, ये हमेशा ही इक्वेशन बराबर होगी और इस इक्वेशन को कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्या है जी? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है जी? एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू, बोलो बोलो, कैपिटल प्लस, यानी आज ये बिजनेस बंद हो जाए, आज ये बिजनेस बंद हो जाए तो ये 100 रुपया सारे का सारा ओनर को नहीं मिलना, सारे का सारा बैंक को या अदर्स को, क्रेडिटर्स को नहीं मिलना, बल्कि 70 रुपये ओनर को दे दिए जाएंगे और 30 रुपये। ये मतलब होता है कि रिसोर्सेज जो ओनर के पास हैं वो या तो उसको रिसोर्सेज जो बिजनेस के पास हैं या तो उसको ओनर ने दिए हैं या उसको अदर्स ने दिए। ये बात समझ आती है? तो ये रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस यानी एसेट्स ये हमेशा बराबर हुआ करेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, यानी रिसोर्सेज फ्रॉम ओनर और रिसोर्सेज फ्रॉम बिजनेस के अदर्स के कम्बिनेशन, ठीक है। सही है? तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा आपकी बराबर होगी दोनों साइड्स अगर आपने अकाउंटिंग सही कर रखी है। ये बुनियाद है आपकी अकाउंटिंग की, ठीक है। एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ अगर आपने अकाउंटिंग सही की हुई है तो, ठीक है। सही है? इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कहीं लिख लें। अभी टाइमिंग ना थोड़ी सी सेट नहीं हो रही सुबह की क्लास की, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कम पढ़ाना पड़ता है मुझे, ठीक है ना। अभी बस 10-1 मिनट मज़ीद पढ़ा के मुझे छुट्टी 10 से 15 मिनट शायद लग जाए तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। जिस वक्त सुबह वाली क्लास जो है वो थोड़ा सा टाइम उसका इनक्रीज़ कर लिया मैंने, तो उनको पढ़ाने के बाद फिर आपको भी उतना ही पढ़ाऊँगा। बहरहाल जितना उन्होंने पढ़ना है, जो पहली क्लास होती है जो वो पढ़ लेती है दूसरी ने भी वही पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब मुझसे ये नहीं मैनेज हो सकता, मुझे याद ही नहीं रहता, फिर वो चीज़ें मिस होने का डर लगता है मुझे, इसलिए जो एक जैसी क्लास है उनको, बल्कि मैं आप लोगों को चलाने के लिए FR1 को भी स्लो चला रहा हूँ ज़रा,
आप लोग बेसिक्स करके उनके साथ कुछ अरसे में जब मिलने के काबिल हो जाएंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं टॉपिक्स भी सारे एक जैसे ही चलाऊँ सारे बैचेज़ में, ठीक है ना। तो इसलिए एक तो 2:30 बजे क्लास शुरू कर लिया करें फ़िलहाल, ठीक है ना, क्योंकि 2:20 पे मैं नहीं पहुंच पाता, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। तो बता क्यों रहे हो मुझे, क्यों बता रहे हो मुझे? तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं लेट आता हूँ? मैं पहुंच गया हूँ। बाहर मिलो जरा, क्लास के बाहर, मुझे देख लेता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, ओके। 2:20 पे ही क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। मैं जब मर्जी आऊँ, मैं आज तक लेट नहीं हुआ, मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ। कभी आप लोग जल्दी आते हैं, कभी आप लोग देर से आते हैं, मेरे से पहले आ जाते हैं, कभी मेरे से बाद में आते हैं। मैं तो हमेशा टाइम पे आता हूँ भाई। कभी ऐसा हुआ कि मेरे आने से पहले क्लास शुरू हुई हो? इट विल नेवर हैपन। और आपकी क्लास तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त क्लास है, ये मेरी आखिरी क्लास है, ठीक है, तो इसमें तो मुझे टेंशन ही कोई नहीं है। जब मर्जी शुरू करूं, ख़त्म तो तब भी करूंगा जब काम पूरा हो जाएगा। ओके, चलो जी, जागे सारे। मैंने कहा सुस्त हो रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा बाइक के साथ शुगर लगा लूँ जी। एक क्वेश्चन आपके सामने है। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम, बस ये मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है, ऑन। सर खुद पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है, वो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं ये थोड़ा ही। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम ऑन 1 जनवरी 2009. His transactions for the month of January are as follows, बह रही हैं, ठीक है। तो पकड़ते हैं 1 by 1 ट्रांजेक्शन्स को। कितने बच्चों ने पहले इंट्रो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ रखी है? डेबिट क्रेडिट आता है, हाथ खड़ा करें प्लीज़। ये बच्चे खामोश रहेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। जो बच्चे पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये फ़िलहाल कोई एक हफ्ता सिर्फ वही बोलें, उसके बाद फिर सब मिलके बोल लिया करना, नो इशू, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर जिसे कहा जाता है डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहा जाता है जी? डुअलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजैक्शन जो है उसका डुअल इम्पैक्ट होगा, ठीक है। वो एक ट्रांजैक्शन जो है वो एक वक्त में 2 हेड्स को हिट करेगी। ज़रूरी नहीं है कि उसमें फिर एक एसेट हो और एक लाइबिलिटी हो या कैपिटल हो, दोनों दफ़ा भी एसेट ही हिट हो सकता है। फिर ज़रूरी नहीं है एक में इंक्रीज़ आए एक में डिक्रीज़ आए, एक में इंक्रीज़ एक में डिक्रीज़ भी आ सकता है, दोनों में इंक्रीज़ भी आ सकता है, दोनों में डिक्रीज़ भी आ सकता है, ठीक है। 2 से ज़्यादा को भी कभी कभी कोई ट्रांजैक्शन हिट कर देती है, लेकिन इस सवाल में इंशाल्लाह वो आएगा नहीं फ़िलहाल। तो फ़िलहाल ज़रा 2 इम्पैक्ट्स को ही सोचना है हमने, ठीक है। अब करना क्या है, इस सवाल के अंदर मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूँगा, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से 5 में से कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और फिर किस हेड में इंक्रीज़ आ रहा है और किस में डिक्रीज़। तो कौन हाथ खड़ा करके वॉलंटरली ये कहता है कि मैं जवाब दूंगा पहली ट्रांजैक्शन का? हाथ खड़ा करें, पहली बार जो पढ़ रहे हैं, पहली बार वाले। हाँ, कोई हैं? 1 2 3 4। ओके, नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। मुंडिया चो इको हाथ खलोता सी पाइन जी, दस दो। स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। कैपिटल इंक्रीज हुआ, क्यों? 50,000 ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, और हमने हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बता दिया था। बिजनेस के अकाउंटेंट हो तो बिजनेस की बिल्डिंग में बैठ के सोचो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, मतलब ओनर घर से 50,000 रुपया लेकर आया, तो बिल्कुल सही फरमाया भाई ने कि 50,000 रुपये से कैपिटल बढ़ गया। और क्या बढ़ा कि कम हुआ? कुछ और, ओनर के घर में कैश कम हो गया, है ना। ओनर का घर जाए जहां मर्जी जाए, हमें उससे क्या,
भाई हमें ओनर के घर से कोई लेना देना, हमारा नाका आगे लगा हुआ था, ठीक है। ओनर के घर से जब चीज़ निकल के बिजनेस में आ रही है तो हमने अब बिजनेस के अकाउंटेंट बन के सोचना है कि बिजनेस के पास क्या आया, कैश। तो बिजनेस में क्या बढ़ गया, कैश। और साथ ही साथ ये कैश चूंकि ओनर से आया है तो बिजनेस के ऊपर एक बोझ भी पड़ गया, कल को वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन ओनर से आने वाला जो बोझ है उसको कभी भी लायबिलिटी, हाँ आसानी के लिए आपको याद रखने के लिए कह दिया पेएबल टुवर्ड्स ओनर है, लेकिन इसको कभी लायबिलिटी कहना नहीं है। ओनर से जो कुछ भी आए बिजनेस में वो क्या है, क्लियर, ठीक है। तो भाई पहली ट्रांजैक्शन में बहुत अच्छे, शाबाश। पहली ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश और कैपिटल। कैश और कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैश। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ओनर के घर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना प्लीज, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आ गया तो कैश बिजनेस में बढ़ा या कम हुआ, कैश बढ़ा या कम हुआ। देखो ना, ओनर घर से 50,000 उठा के लाता है। एक दो बच्चों को समझ नहीं आ रही, मुझे चेहरे से लग रहा है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो। ओनर घर से पैसे उठा के लाता है, बिजनेस की दराज में रखता है, तो बिजनेस की दराज में कैश बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा या कम हुआ। बेटा आपको समझ आ रही है हैं? तो बोलो ना साथ साथ, बोलने वाले पास होते हैं। ये एंड पे ग्लासेस वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। कैश बिजनेस की दराज में ओनर ने लाकर रखा, बिजनेस के पास कैश बढ़ा या कम हुआ, कैश बढ़ गया। और साथ ही साथ बिजनेस के अंदर ओनर का कैपिटल भी बढ़ गया। तो इस ट्रांजैक्शन में दो हेड्स इन्वॉल्व हुए, कैश और कैपिटल। कैश भी बढ़ा है और कैपिटल भी बढ़ा है। बात समझ आ गई। अब इसी तरह से सोचते हुए अगली सारी ट्रांजैक्शन को एक दफ़ा पढ़ लो, अपने दिमागों में इसका खाका बना लो। अब फिर किसी की भी लॉटरी लगेगी और उसको फ़ौरन बताना पड़ेगा ट्रांजैक्शन पढ़ते ही कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस में इंक्रीज़ किस में डिक्रीज़। दोनों में इंक्रीज़ भी हो सकता है, दोनों में डिक्रीज़ भी हो सकता है, एक में इंक्रीज़ और दूसरे में डिक्रीज़ भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी हो सकता है, ध्यान से हर ट्रांजैक्शन पढ़ें। और जैसे मैंने पहली के बारे में बताया, अच्छा चलो नहीं, एक और का क्या फ़ायदा, करो ट्राई। मैं तब तक पानी पी लूँ। पानी पीने के लिए सर ने ये ब्रेक दी है। हाँ सही सही कह रहे हो, ना पीऊँ पानी, मशवरे क्यों कर रहे हैं। पर्चे और कब्र में अलग-अलग ही जाना है। अपने कॉन्सेप्ट्स और अपने अमल ये साथ जाएंगे। ये मक्खी भी पढ़ने आई हुई है आज इंट्रो प्लस एफआर में। मुझे ये भी पता है कि ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड़ुक गुड़ुक भी सुनाई देती है। अब नहीं सुनाई देगी, मैंने ये माइक इधर रख ली है। जी चले करें 1 मिनट और है, 1 मिनट लें। सब बच्चे हर ट्रांजैक्शन को इंशाल्लाह सही करेंगे, मुझे उम्मीद है। एक दो में फंसेंगे जाके, वो मैं डिस्कस कर लेते। आधी तो सही कर ही लो सारे। नजर तो सबको आ रहा है ना सवाल, एंड वाले भाई आपको नजर आ रहा है, कैप मैन? तो फिर समझ नहीं रहे कुछ। करो करो डिस्कस आपस में, नो इशू। जब इजाजत दी है तो कर लो, मिनट बस है। आप अकेले रह गए, मैं और आप कर लेते हैं डिस्कस। अच्छा कर, भाई हर कोई खुद सोचे ना। कुछ बच्चे ऐसे करके बैठे हैं, साथ वाला बोले जा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। तुम हैं कुछ बच्चे ऐसे 3-4 जगह पे मैंने देखे, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, कुछ सब खुद सोचो यार।
एक ट्रांजैक्शन एक बोले तो दूसरा दूसरी ट्रांजैक्शन बताए उसको। ये क्या सारी ट्रांजैक्शन सुन रहे हो तुम? हाँ वो सही कह रहा है। सारी ट्रांजैक्शंस हो गई, वो हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं। 1 2 3 4 5। चले 1 मिनट और दिया। ओके जी, स्टॉप टॉकिंग, डिस्कसिंग, व्हाटएवर। अब वो ना, वो दोनों को दूसरी बात उसने शुरू कर दी थी इस भाई ने, है ना। वो सब ने ट्रांजैक्शंस, वो मैंने कहा स्टॉप कर दें तो सब चुप करके, उसकी बात नहीं पूरी, उसने सारी बात पहले की। क्या बात कर रहा था बताना जरा। ब्लू कपड़ों वाले भाई, क्या नाम है आपका? हमजा। क्या कह रहा था ये साथ वाला भाई? ट्रांजैक्शन ही डिस्कस कर रहा था। सच्ची बताओ। ओके, पहली ट्रांजैक्शन तो हो गई थी, ठीक है। चलो अब प्रॉपर ना कल क्वेश्चन में करवाऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बना के इसको, ठीक है ना। लेकिन सवाल डिस्कस तो आज सारा मैंने करना ही है, ठीक है। तो डिस्कस करके छुट्टी देता हूँ, मरने वाले हो जाते हो छुट्टी का नाम सुन के। ओके, परचेज शॉप फॉर 10,000 ऑन कैश। परचेज है तो परचेजेज होंगी। हाँ, ये कितने बच्चों को समझ आ गई देखते ही। भाई ऊपर कोई ये तो नहीं लिखा हुआ कि प्रॉपर्टी डीलर है कि उसने दुकान खरीदी तो वो उसकी इन्वेंट्री बन जाएगी, या परचेजेस कहेंगे। परचेजेस के बारे में याद रखना, परचेजेस का लफ्ज़ जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली गुड्स के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। जो यूज़ के लिए एसेट्स खरीदते हैं हम, वो एसेट अपने नाम से आते हैं, ठीक है। उनको फिक्स एसेट कहा जाता है। बात समझ रहे हो? तो ऊपर पहली लाइन पढ़ के सुनाई थी, वो क्या थी? इसने फिटनेस जिम वाला बिजनेस स्टार्ट किया है। तो फिटनेस जिम वाला जो बिजनेस है, उसमें दुकान जो है वो उसने खरीद के बेचने के लिए नहीं रखी। दुकान तो उसने खरीदी है, उसके अंदर इक्विपमेंट इंस्टॉल करेगा, लोग आएंगे, वर्जिश करेंगे और पैसे दे के जाएंगे, ठीक है। तो सर्विसेज दे रहा है, गुड्स नहीं बेच रहा। वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस देता है उनको, इंस्ट्रक्टर भी है और सर्विसेज भी, मशीनें भी इस्तेमाल करवा रहा है, तो उसके अगेंस्ट फी ले रहा है। तो बात समझे हो? तो शॉप क्या है? परचेजेस नहीं है, उसका फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट एसेट है, ठीक है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ? शॉप, बिजनेस में शॉप बढ़ गई। बिजनेस के पास एक एसेट बढ़ा जिसका नाम शॉप है, जिसको आप शॉप कहते हो, ठीक है। तो बिजनेस में शॉप नामी एसेट बढ़ गया, लेकिन कैश कम हो गया। बिजनेस में ओनर ने पैसा एक बार फेंक दिया है ना, अब वो रिसोर्स यानी कैश जो है वो यूज करके बिजनेस ने अपने काम करने, कभी दुकान खरीदेगा, कभी गुड्स खरीदेगा वो बिजनेस उसी कैश से, तो वो कैश अब यूज हो रहा है बार बार, ठीक है ना। सही है। तो दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? बोलो। शॉप एसेट बढ़ा और कैश एसेट कम हो गया। कितने बच्चों ने यही ट्रांजैक्शन सही कर ली थी? ओके गुड। अब ये इसके बाद सारी सही हो जाएंगी, ठीक है। अब सब बोलेंगे, लेकिन इतनी आवाज से कि अपने कान तक आए, शोर रोला नहीं पाना, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन कैश। फिक्स्ड एसेट फर्नीचर बढ़ गया, कैश करंट एसेट कम हो गया, ठीक है। फिक्स्ड एसेट यानी फर्नीचर बढ़ गया और करंट एसेट यानी कैश कम हो गया। समझ आती है बात की? क्यों? क्योंकि जिम है ऊपर, तो जिम का काम ये चीज़ें बेचना नहीं है कि हम परचेजेस कहें, ये फिक्स एसेट हैं, इनका आना अपने नाम से ही होगा। इंसान ही रहो प्लीज़। क्या क्या एक्सपेंस? कौन सा एक्सपेंस? कौन सी चीज़ें खरीदी?
दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा है, क्या उससे सारा फायदा एकदम से खरीदते ही ले लिया हमने? हाँ, क्या करोगे उस फर्नीचर का? इस्तेमाल करेंगे कितना अरसा? 6 साल से ज़्यादा होगा, कई साल हो सकता है, ठीक है, कई साल हो सकता है उसका यूज़, तो उससे बिजनेस को फ़ायदा आता रहेगा। तो ये खर्चा तो नहीं था, यही तो कल बताया था कि देखो फिक्स एसेट, एसी खरीदा है ये भी खर्चा, बिजली का बिल पे किया है ये भी खर्चा। एक को एक्सपेंस कह रहे हैं, एक को फिक्स एसेट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खर्चा क्या है, हमने बिजली इस्तेमाल कर ली है, अब उसकी पेमेंट की है, तो ये खर्चा हो गया। ये खर्चा क्या है, ये आज हमने पैसे लगा दिए हैं, अब अगले कई साल इस एसी से बिजनेस ने फ़ायदा उठाना है, तो बिजनेस ने जब रेवेन्यू कई साल कमाना है, तो इसको फिलहाल एसेट बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस में फेंकना, जिसको डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो मैंने आपको इंतज़ार में लगाया हुआ है, बेसिक पढ़ते ही वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, कुछ बात समझ आई? थोड़ी सी गुजारा हो रहा है? अच्छा, तो फर्नीचर क्या है, ये फिक्स एसेट है, ये खर्चा नहीं हुआ, हाँ कॉस्ट इनकर हुई है, लेकिन ये कॉस्ट फ़िलहाल हमने एसेट बना ली है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़र्चा करेंगे इसका, जैसे जैसे ये इस्तेमाल होने की वजह से अपनी वैल्यू लूज़ करेगा ना, बिज़नेस में इस्तेमाल होने की वजह से, वैसे वैसे इसको हम खर्चे में डालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और यूज़फुल लाइफ के एंड पे जो हमने सोचा था 5 साल या 10 साल इसको इस्तेमाल करना है, वो अपनी लाइफ के एंड पे फिर ये ख़त्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे बिज़नेस के लिए, फिर उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, और सही है, हाँ वो फेंकने के कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में ही देखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल से ही खरीदी है, कैपिटल से ही खरीदी है कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश आ गया था, अब ओनर ने 100 रुपया, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल, ओनर ने 50,000 वापस लेना है जब बिजनेस बंद हो तो, ठीक है। हाँ उसमें कमी हो सकती है अगर नुकसान आ जाए, तो इसके लिए थोड़ा वेट करें ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का, ठीक है। फिलहाल तो आप यही समझें, बस जो 50,000 उसने कैश में ला के ओनर ने रखा है, वो अब कैश बिजनेस का रिसोर्स है, ठीक है, वो आया ओनर से है तो पेबल टुवर्ड्स ओनर भी है, लेकिन अब वो कैपिटल को साइड पे कर दो, अब ये कैश 50,000 बिजनेस के पास रिसोर्स है, अब इस रिसोर्स को बिजनेस ने यूज करना है और वो कर रहा है। कभी गुड्स खरीदेगा, कभी फिक्स एसेट खरीदेगा, कभी कुछ खरीदेगा, कभी को खर्चा पे करेगा, तो अब ये पैसा बिजनेस ने यूज करना ही है। अच्छा, जो चीज़ें खरीद के बेचेगा उससे जो पैसे आएंगे वो भी इसी दराज में ही आएंगे ना फिर ठीक है अच्छा जी, तो परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन कैश, तो क्या बोला था हमने, फिक्स एसेट फर्नीचर बढ़ गया और कैश जो है करंट एसेट वो कम हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, परचेज इक्विपमेंट फॉर 5,000 ऑन कैश। हाँ भाई, परचेजेज नहीं, क्यों? क्योंकि जिम का काम इवन मशीनें बेचना भी नहीं है, जो एक्सरसाइज वाली हैं, वो स्पोर्ट्स की शॉप होती तो हम मान लेते कि इक्विपमेंट क्या है, इसकी इन्वेंट्री बनेगी या इसकी परचेजेज है। जिम के अंदर मशीनें भी, इक्विपमेंट भी नहीं बिकना, ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट ही होगा ना जिम के पास, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट भी क्या होगा, वो खरीद के लाएगा, इस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करेगा, लोग आएंगे, इक्विपमेंट पे वर्जिश करेंगे और महीने की फीस देंगे अपनी, ठीक है। तो इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट है, बिजनेस में बढ़ गया, और कैश बिजनेस में करंट एसेट जो है वो कम हो गया। तो गौर कर रहे हो, हर ट्रांजैक्शन में 2 हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कभी दोनों बढ़ जाते हैं, कभी एक बढ़ जाता है एक कम हो जाता है, कभी दोनों कम भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, परचेज इक्विपमेंट फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। हाँ जी, इक्विपमेंट बढ़ा नहीं, अगर उधार पे फिक्स एसेट खरीदें तो क्या वो हमारा एसेट नहीं है? बिल्कुल है, वो स्टिल हमारा एसेट है, लेकिन उस एसेट को, उस एसेट की पेमेंट करने की बजाय हमने उसको उधार पे खरीद लिया है, ठीक है। तो फिर हेड्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? पहला, इक्विपमेंट बिजनेस में बढ़ गया, इक्विपमेंट तो आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ कैश कम नहीं हुआ, ये इक्विपमेंट हमने जैसे गुड्स उधार पे खरीदते हैं वो सेलिंग पर्पस वाली, तो वो परचेजेस बढ़ जाएंगी आने वाले दिनों में, ट्रांजैक्शन ऐसी आएंगी, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही है, ठीक है, बस इसके अंदर परचेजेस नहीं कह रहे, क्योंकि ये फिक्स एसेट फॉर यूज है, तो फिक्स एसेट हमने खरीदा, फिक्स एसेट बिजनेस में बढ़ गया, फिक्स एसेट बिजनेस में बढ़ गया। दूसरी तरफ कैश कम नहीं हुआ, उधार पे लिया है तो बिजनेस के कंधों पे बोझ बढ़ गया,
तो फिर दो हेड्स इन्वॉल्व हो गए, इक्विपमेंट और पेबल फॉर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट और पेबल फॉर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी बढ़ गया और पेबल फॉर इक्विपमेंट भी बढ़ गया, दोनों बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे पहली ट्रांजेक्शन में दोनों बढ़े ही थे, कैपिटल बढ़ा था, कैश बढ़ा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्विपमेंट बढ़ गया और पेबल फॉर इक्विपमेंट भी बढ़ गया, ठीक है, सही है। चलें आगे, नेक्स्ट लायबिलिटी है, पेबल का मतलब क्या होता है, लेकिन इक्विपमेंट को लायबिलिटी नहीं लिखना, फिर वो कैश को लायबिलिटी क्यों नहीं लिखा था पहली ट्रांजैक्शन में। डुअलिटी कॉन्सेप्ट, डुअलिटी कॉन्सेप्ट, इसको बस ये आज का दिन इसीलिए दे रहा हूँ, सवाल नहीं करवाया कि ये बात थोड़ी सी आपके दिमागों में बैठ जाए, कल तो फिर फुल फ्लैज प्रैक्टिस हम शुरू कर चुके होंगे। तो आज ये थोड़ा सा आपको ये साय ऑफ रिलीव इसीलिए दिया है कि ये बात ज़रा जहन में बैठ जाए आपके थोड़ी सी, ठीक है ना। ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे आप, ठीक है। लायबिलिटी तो पड़ी है आप पे, लेकिन आप इक्विपमेंट को लायबिलिटी नहीं कहेंगे। इक्विपमेंट तो आपको रिसोर्स मिला है फॉर यूज, बिजनेस उसको यूज करेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये उधार पे लिया है, तो इस इक्विपमेंट के पैसों की पेमेंट ये आप पे लायबिलिटी है, तो फिर दो हेड्स बन गए अगेन, एक इक्विपमेंट जो फिक्स एसेट है और दूसरी तरफ पेएबल फॉर इक्विपमेंट जो कि एक लायबिलिटी है। तो इक्विपमेंट भी बढ़ गया और पेएबल फॉर इक्विपमेंट ये लायबिलिटी भी बढ़ गई। जैसे ऊपर ये इक्विपमेंट, रिसोर्स का नाम इक्विपमेंट है, पहली ट्रांजैक्शन में रिसोर्स का नाम कैश था, यहां पे पेएबल टू आउटसाइड वर्ल्ड कुछ लायबिलिटी बन गई है, वहां पेएबल टू वर्ड्स ओनर की लायबिलिटी बन गई थी, वैसी ही ट्रांजैक्शन है मिलती जुलती, ठीक है, सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट रेंडर्ड यानी प्रोवाइडेड, रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी 20,000 इन कैश। कैश तो बढ़ गया, सेल या रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। इनकम की बजाय रेवेन्यू सबसे बेटर होता, कहते हैं चलो सेल भी कोई कह रहे तो मैं मान लूंगा, ठीक है ना। तो भाई ये जो मेंबर्स होते हैं मेंबरशिप फी देते हैं जिम में आके, ठीक है ना, तो कैश बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ा, बात समझते हो, कैश बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ा, दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश बढ़ा और कंफ्यूज कौन कौन बैठा है, हाथ खड़ा करें, कंफ्यूज कौन कौन बैठा है। अच्छा, कंफ्यूजन क्या है, पहले तो ट्रांजैक्शन के अंदर सर कैपिटल को सर हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि कैपिटल तो इंक्रीज हो, यानी कि किया ना मेरे चांद, या अल्लाह मुझे माफ कर। हाँ, माँ बाप का हौसला होता है, उस्ताद का हौसला होता है, और तुम लोगों को कौन चांद कहेगा बताओगे। इंसाफ की बात है, एक साथ वाले को ही देखते जाओ, हर बंदा साथ वाले को देख ले, या आपके अम्मा अब्बा कहते हैं या आपको उस्ताद गलती से कभी कह जाता है, तो नहीं सब मेरे चांद है। तो जी बेटा, पहली ट्रांजैक्शन में हमने क्या कहा था, कैश बढ़ा कैपिटल बढ़ा, ही ट्रांजैक्शन बोली थी ना, तो कैश को इन्वॉल्व किया और कैपिटल को भी इन्वॉल्व किया। क्वेश्चन में कंफ्यूजन काम है, दो तीन चेहरे मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो फंसे हुए हैं, तो उनको निकालना चाह रहा हूँ, बोलो। कैश एक एसेट है जो बिजनेस में इंक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन ये कैश कहाँ से आया है, ओनर से। तो अगर अभी ये काम ये इस तरह से हुआ और 2 घंटे बाद ओनर का ज़हन बदल जाए, तो ये 100 रुपये कहाँ जाएंगे वापस, तो फिर कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा, यानी ख़त्म, सिफर। आप समझो बात, अभी भी समझे। और यहाँ पे एक और हाथ कन्फ्यूजन वाला उठा था, इधर से भी एक हाथ, हाँ आपको क्या कन्फ्यूजन है। अच्छा, ये तो अभी लेटेस्ट है, समझा देता हूँ। इधर एक और हाथ खड़ा हुआ था कोई कंफ्यूज, इधर और भी बता दो यार, अब छुप क्यों गए हो। अच्छा बेटा, 13 क्या कह रहा है जी, कैश रिसीव किया है, कितना, 20,000, तो कैश बिजनेस में बढ़ गया। ये क्यों रिसीव किया है, ताकि सर्विसेज प्रोवाइड करें, नहीं, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, रेंडर्ड सर्विसेज, ठीक है, एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी। तो ये क्या है, सर्विस रेंडर। देखो मैं कल इंशाल्लाह लिखवाऊंगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, जब हम अपने जिम्मे जो काम है वो कर दें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई उधार वाली सर्विसेज आई नहीं है, इसलिए मैंने वो बात अभी नहीं करनी, ठीक है ना। तो कल इंशाल्लाह बात करेंगे। हमने जब अपने ज़िम्मे काम कर दिया, जो था वो कर दिया,
हमारे जिम्मे था गुड्स डिलीवर करना, कर दी। हमारे जिम्मे था सर्विसेज रेंडर करना, कर दी। तो हमारा रेवेन्यू ये वो अर्न हो गया है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश आएगा तो कैश को रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं आएगा तो रिसीवेबल डेटर क्या था, वो यही तो था, ठीक है ना। तो रेंडर कर दी सर्विसेज, तो हमने इनकम को कमा लिया है। तो फिर इनकम कमा ली है, अमाउंट अर्न कर ली है, और अर्न करने के साथ ही साथ रिसीव भी कर ली है। तो अमाउंट का अर्न हो जाना बाय सेलिंग गुड्स या रेंडरिंग सर्विसेज, उस अमाउंट का जो अर्न होना है वो रेवेन्यू को लिखा हुआ है। अभी भी देखो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट्स अर्नड बाय रेंडरिंग सर्विसेज। सेलिंग गुड्स को छोड़ो, जो बात यहां पे वही कर रहे हैं। अमाउंट्स अर्नड बाय रेंडरिंग सर्विसेज टू कस्टमर। अब रेंडरिंग सर्विसेज टू कस्टमर से जो अमाउंट अर्न होती है वो रेवेन्यू है। हमने सर्विसेज रेंडर कर ली, बोलो रेंडर्ड सर्विसेज का मतलब क्या है, सर्विसेज रेंडर कर दी मतलब रेवेन्यू कमा लिया, तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ ये सिर्फ कमाया ही नहीं, कैश रिसीव भी हो गया है, तो फिर कैश भी डेबिट, ठीक है, डेबिट क्या गया सॉरी, कैश भी बढ़ जाएगा बेटा, डिक्रीज नहीं हो रहा, हाँ इंक्रीज का है, चलें ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा जी, ओके, उस्ताद गलत सुन ले, थोड़ा सा कह दे, थोड़ा सा बस जी, सही है यहाँ तक। और कोई कंफ्यूज्ड बैठा हो, अब डर से नहीं कह रहे होंगे 10 मिनट लाते हैं, 10 तो नहीं लगे, 2-3 मिनट लगाए हैं बस। कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रखना, ठीक है ना। अब यहाँ से कंफ्यूजन आ गया तो फिर चलता ही रहेगा ना वो। चलें आगे, ये सवाल कल करवाऊंगा, या इस जैसा को सवाल करवा के ये आपको कहूँगा फटाफट कर दो, कुछ ऐसा होगा सवाल। ये नहीं, अब ये सवाल नहीं हो रहा, ये उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन कि आज ये बातें करना बहरहाल ज़रूरी थी, ताकि कल से फिर हम रनवे पे पड़े हों और हम अपना जहाज़ अब फिर उड़ा देंगे, लॉन्च कर दूंगा आपको मैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अच्छा चलो, अब मैं कह ही गया था तो चलो पढ़ लेते, चलो फिर वापस आओ जी। पेड फॉर इक्विपमेंट 15,000, जो इक्विपमेंट आया था ना उसके अगेंस्ट पैसे पे, लाइबिलिटी थी हम पे, लाइबिलिटी थी, वो क्या कह रहा है, वो पे कर दी। हाँ, लाइबिलिटी कम हो गई। कैसे पे की, बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, तो फिर कैश भी क्या हो गया, तो दो हेड्स इन्वॉल्व हो गए, पेएबल फॉर इक्विपमेंट लाइबिलिटी, और दूसरी तरफ कैश, दोनों ही क्या हो गए, पहले दिन वाले। समझ आ रही है कुछ, शुक्र है, थोड़ी थोड़ी समझ तो नहीं आ रही। अच्छा, मैं पश्तो में मैं पढ़ा नहीं सकता ना अकाउंटिंग में, क्या करूँ जी, सिखाते नहीं है मुझे पठान स्टूडेंट्स मेरे। ओके आगे बढ़े, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम 3,000 इन कैश। कौन कौन से दो हेड्स, नए बच्चे बोलेंगे सिर्फ प्लीज, नई ट्रांजैक्शन आ गई, एक्सपेंस। अच्छा अदर एक्सपेंस नहीं कहना, सिर्फ एक्सपेंस नहीं कहना, अब नाम आ गया उसका, तो बोलो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कम हो गया। आपके घर बिजली का बिल आए, आपके अब्बा जी उसको पे कर दें, आप कहोगे लो हमारा बिजली का बिल कम हो गया। और कम नहीं हो गया, अब्बा जी की जेब में कैश कम हुआ है, वो एक्सपेंस बढ़ा था तभी तो वो कैश पे करना पड़ा, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया, हेड्स दो ही इन्वॉल्व हुए, ठीक है। नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ जिम 2,000 इन कैश पे कर दिया, तो फिर क्या हुआ, टेलीफोन एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया, समझ रहे हो। नेक्स्ट, रेंट ऑफ पार्किंग जगह 1,000 इन कैश, रेंट एक्सपेंस बढ़ गया, कैश। किसको समझ बिल्कुल नहीं आ रही है, कोई तो निकल जाए क्लास। अच्छा ओके, नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट 1,000 इन, भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, ठीक है, इंश्योरेंस भी एक एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया। 31 जनवरी, withdrew 3,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स बढ़ गई, श्योर ड्राइंग्स बढ़ गई और कैश कम हो गया, ठीक है। बातें मैंने बहुत ज़्यादा कर दी हैं आपके साथ, लेकिन इस सवाल में वो सारी बातें नज़र नहीं आई। किसी ने कहा रजिस्टर बंद करो, अगला सवाल देखो,
है ही नहीं, यही तो कह रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, क्लास वर्क क्वेश्चन मिस्टर ए, ये मैं ओनली जनवरी वगैरह उड़ा दूंगा, सारी ही डिस्कस कर दी है मैंने, ठीक है। तो इसलिए ये सारी आपने ध्यान से देख। अच्छा, एक काम ट्राई कर सकते हैं, आप ऊपर टॉप पे अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लें, एसेट्स इक्वल, चलो रहने दो, ठीक है। बस जो करवाया है इनको ज़रा दोबारा पढ़ के, जो जो बैठो, आज अभी रिकॉर्डिंग हो जाएगी बंद और मैं वैसे ही आपको बिठाऊंगा आज, ठीक है ना, कोई छुट्टी नहीं देनी है आपको, ठीक है। मैं क्या बता क्या रहा था आपको, हाँ, मैं कह रहा था कि आपने ट्रांजैक्शंस को, यही बोल रहा था ना, हाँ, ट्रांजैक्शंस को आपने पढ़ना है और हेड्स आइडेंटिफाई करना है क्विकली, बस इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कि ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपको फॉरन हेड्स भी आइडेंटिफाई हों और इंक्रीज डिक्रीज का पता भी लग जाए। अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत करके आ गए तो कल फिर हम अच्छा खासा मूव कर सकेंगे अपनी अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो क्वेश्चन आ गया है, बुक कब आएगी, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक ना ICAP ने कहा है कि आपको 10-12 तक आएगी गालिबन, एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, अक्टूबर, 10-12 मार्च। तो फिर एक्सपेक्ट कर लें अगर 10-12 मार्च को वो आएगी तो फिर 10-12 मार्च, तू गलत आदमी है, 10-12 अक्टूबर तक अगर ICAP की बुक आएगी तो फिर 20-22 तक होपफुली उम्मीद कर सकते हैं ये राइस की बुक भी आ जाएगी, ठीक है। तो तब तक आपको कोई मसला नहीं है, वैसे भी स्टार्ट के अंदर बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, वो प्रिंटिंग में चक्कर में चल रही होती हैं, बातें मत करें आपस में। तो जब तक बुक्स नहीं आया करती हम ऐसे ही पढ़ा करते हैं, ये क्वेश्चन ही आपके सामने बुक में से ही है वैसे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं हैंड आउट में डाल देता हूँ, जब तक बुक्स नहीं आएंगी हैंड आउट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और कोई सवाल? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।